नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम निबंध की सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे अपना उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या, कारण और समाधान। चूंकि यूपी आरओ के लिए पीओ के लिए हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए खास निबंध रहने वाला है। इसमें बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंध पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निबंध को हमने यूपी आरओ की एक सीरीज चलाया, उसमें लगभग 50 से 60 निबंध आपको कराए गए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका निबंध का जो पोर्शन है वो बेहतर तैयार होता चले। इससे पहले हमने यूपीएससी के भी लगभग 100 निबंध आपको कराए हैं, जो कि एक व्यापक स्तर पर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। यदि ये क्लास आप निबंध की बराबर देखते हैं तो आपका निबंध से डर खत्म हो जाएगा। निबंध लिखने में यदि आप समझ नहीं पाते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें, तो आपका उससे संबंधित डर खत्म हो जाएगा। बस आपको क्लास को पूरा देखना है। सबसे पहले हम समझते हैं हमारा टॉपिक क्या है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या, कारण और समाधान। यानी जो बेरोजगारी है उस पर हमें बात करनी रहेगी। क्यों बेरोजगारी है, उसके कारणों को देखना रहेगा और उसके समाधानों पर बात करनी रहेगी। यहाँ पर जो आपसे समाधान की उम्मीद की जाती है वह एक अधिकारी स्तर के समाधान होने चाहिए। मतलब आप कोई राजनीतिक के तर्क नहीं देंगे, आप एक आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, उस स्तर के समाधान आप देंगे। यानी आपका प्रारूप बेहतर होना चाहिए। प्रारूप जब बेहतर होगा तो निबंध आपका पढ़ने का मन करेगा। आपका पूरा निबंध देखिए परीक्षा में पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि निबंध पढ़ा नहीं जाता है, ऐसे ही आपको नंबर दे दिए जाते हैं, तो पूरा पढ़ा जाता है। 3 खंड में हम निबंध को लिखते हैं: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। 3 खंड में हम निबंध लिखते हैं। प्रस्तावना में क्या रहता है, हम लगभग 100 शब्द में बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है उस पर, जिसमें हम एक संक्षिप्त बात बता देते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है, जो कि पूरा हम लिखेंगे पैराग्राफ में। हम यहाँ पर हो सकता है आपको एक दो बिंदु प्रयोग कर लें, लेकिन आप बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, हम समझाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपका प्रारूप देखा जाएगा। इसमें आपका प्रयास यह रहना चाहिए कि जो पैराग्राफ आप बना रहे हैं उनका एक दूसरे से अंतर संबंध दिखना चाहिए। जो हमारा टॉपिक है उसके बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। सूक्ति का जब आप प्रयोग करेंगे तो प्रयास ये करिएगा कि सूक्ति का प्रयोग आवश्यक है तो ही करिए, अनावश्यक प्रयोग मत करिएगा। यानी ऐसी कोई पंक्ति मत लिखिएगा जो कि आपके टॉपिक से नहीं मिलती है। अब हम निबंध पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको समझाते चलेंगे और आप उस निबंध को देखते रहिएगा, जिससे आपकी भाषा तैयार होती रहेगी। सबसे पहले हम भूमिका पर बात करेंगे। भूमिका में हम यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में स्थिति है क्या, और जो आंकड़े हम देंगे, इसमें जो तथ्य देंगे, वह हमारा प्रयास होना चाहिए 2025 को रेफरेंस में रख के देंगे। जब आप 26 में लिख रहे होंगे तो आप 26 के रेफरेंस में देंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, परंतु इसकी विशाल जनसंख्या के अनुपात में रोजगार अवसर सीमित हैं। बेरोजगारी यहाँ केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी बन गई है। एक चीज आप और समझिएगा, निबंध में आप कभी भड़ास नहीं निकालेंगे। मान लो आपके मन में 50 बातें उठ रही हैं, वो सब नहीं लिखने लगेंगे, आप तर्क संगत निबंध ही लिखेंगे। युवा वर्ग में निराशा बढ़ रही है, जिससे प्रवास, अपराध और सामाजिक असंतोष जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। राज्य में 2025 तक बेरोजगारी दर लगभग 6 से 8% तक दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह स्थिति सूचित करती है कि विकास दर के बावजूद रोजगार सृजन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। ये हमने प्रस्तावना लिखी, इसमें हमने यह बताया कि उत्तर प्रदेश की वास्तव में स्थिति क्या है, यानी विशाल जनसंख्या वाला है। इसमें हमने बताया कि बेरोजगारी किस प्रकार से एक समस्या बन गई है, और हमने यह भी बताया कि जैसे वैसे विकास तो हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी का स्तर उतना अच्छा नहीं हो रहा है। ये बात हमने कह के अपनी प्रस्तावना यानी भूमिका पूरी कर दी। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं। यहाँ से हमारा मुख्य भाग शुरू हो जाता है। मुख्य भाग में हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। हम यहाँ पर ये बताते जाएंगे कि इस पैराग्राफ में हम किस बात से संबंधित चीज समझा रहे हैं।
तो बेरोजगारी वह स्थिति है, यहाँ पर हम बेरोजगारी की परिभाषा थोड़ा लिखते हैं। वह स्थिति है जब कार्य करने की इच्छा और योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित कार्य ना मिले। देखिए, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रहना नहीं चाहता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। लेकिन यदि उसको काम नहीं मिले तो वो बेरोजगार ही तो है ना। भाई, जैसे आप हैं या हम हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो एक उसकी योग्यता अलग है, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मान लो कर रखी है। अब उसको उसके उपयुक्त काम नहीं मिल रहा है, और तो वो घर पे ही बैठा रहेगा ना। उत्तर प्रदेश में यह समस्या बहुआयामी है। खुली बेरोजगारी, आंशिक रोजगार और छिपी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि निर्भरता के कारण मौसमी बेरोजगारी सामान्य है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने आम की एक व्यक्ति ने आम की फसल को बचाने का काम लिया। तो आम जब कट गया, आम जब टूट गया, आम जब बिक गया, फिर उसके बाद वो काम बच खत्म हो गया। तो यानी मौसम के हिसाब से बेरोजगारी है। वहीं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच योग्यता विरोधी रोजगार बढ़ रहा है, जहां व्यक्ति अपनी शिक्षा के स्तर से नीचे कार्य करने को विवश है। तो ये बेरोजगारी का हमने स्वरूप बता दिया कि कोई भी व्यक्ति है। एक चीज देखो, जब हमने कहा आज हम निबंध पढ़ेंगे बेरोजगारी पर, तो आपको क्या लगा, अरे इसमें क्या है, इसको तो हम लिख ही लेंगे। लेकिन जब हम इसमें हम शब्द लिखने चलते हैं, 600 शब्द है, 500 शब्द है, 1000 शब्द है, जब हम लिखने चलते हैं, उस समय हम नहीं सोच पाते हैं कि अब हम आगे क्या लिखें। तो अभ्यास आपका इतना होना चाहिए कि आपका पेन ना रुके, क्योंकि आपको और भी प्रश्न हल करने हैं परीक्षा में। फिर हम थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हैं। स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य रहा। औद्योगिक नीति में पिछड़ापन और अवसंरचना की कमी ने रोजगार वृद्धि को धीमा किया। 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद कुछ परिवर्तन हुए, परंतु निजी निवेश जो है बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र की तरह यहाँ नहीं बढ़ सका। औद्योगिक स्तर जैसे ये जो शहर हैं, कानपुर है, मेरठ है, जो कभी औद्योगिक पहचान रखते थे, आज धीमी गति से पुनर्जीवित हो रहे हैं। यह ऐतिहासिक जड़ता वर्तमान बेरोजगारी की जड़ में है। मतलब बेरोजगारी आज से नहीं है, शुरुआत से है। धीरे धीरे जब परिवर्तन होते हैं, तो भाई जहाँ कंपनियां वंपनियां तो खैर लग जाती हैं, लेकिन बहुत बेहतर विकास नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा निवेश नहीं होता है, और वही समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक गूढ़ बन जाती है। अब हम देखते हैं जनसंख्या दबाव से क्या फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, जो देश का 17% से अधिक भाग है। इतनी बड़ी जनसंख्या में हर वर्ष लाखों नए युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, परंतु राज्य की अर्थव्यवस्था इन सब के लिए पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रही है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण श्रम का दबाव बढ़ता जा रहा है। श्रम की अधिकता से मजदूरी घटती है और ग्रामीण बेरोजगारी स्थायी रूप से बनी रहती है। मतलब क्या है, देखो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अब उतने ज़्यादा रोजगार तो नहीं हर साल उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जनसंख्या हमेशा उतनी और आगे बढ़ती जा रही है। तो कृषि भी कहाँ तक आपका काम पूरा करेगी, कहाँ तक आपको काम देगी। तो श्रम की अधिकता जब हो जाएगी तो मजदूरी घटेगी, और ग्रामीण बेरोजगारी भी स्थायी रूप से इस कारण बनी रहने वाली है। फिर हम देखते हैं शिक्षा प्रणाली और कौशल असंतुलन। राज्य की शिक्षा प्रणाली में कौशल आधारित शिक्षा की कमी है। अधिकांश कॉलेज और विश्वविद्यालय पारंपरिक विषयों पर केंद्रित है। यानी जो शिक्षा प्रणाली है अभी, तो वहाँ आप मान लेते हैं ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर उसके योग्य योग्यता नहीं आ पाती है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच सीमित है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 60% युवा रोजगार योग्य कौशल से वंचित हैं। ये जब आप बात करेंगे किसी निगम की या किसी रिपोर्ट की, जब आप बात करेंगे, तो ये तभी लिखेंगे जब आपका सही बिल्कुल आपको ज्ञान हो। ये तथ्य है। सही ज्ञान कैसे होगा, जब आप हमारे पढ़ाई पिछले निबंध भी पढ़ेंगे तो उसमें हमने बहुत सारे जिक्र ऐसे किए हैं कि ये यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ें समझ सकते हैं। स्किल गैप के कारण उद्योगों की मांग और श्रमिकों की क्षमता में सामंजस्य नहीं बन पाता है। तो यानी इस प्रकार यह एक असंतुलन बना हुआ है शिक्षा प्रणाली के कारण। इसके बाद बात करते हैं कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। राज्य की लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, परंतु भूमि विभाजन, सिंचाई की असमानता और आधुनिक
तकनीक की कमी से कृषि लाभकारी नहीं रह गई है। देखो, जनसंख्या कृषि पर निर्भर ज़्यादा है और उतना अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, उतना अच्छी चीज़ें संसाधन नहीं है हमारे पास, जिस वजह से वो भी सबकी मांग नहीं पूरी कर पा रही है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण युवाओं के पास कृषि से इतर रोजगार के अवसर सीमित हैं। कृषि उत्पादकता घटने से आय में असमानता बढ़ती है और कृषि श्रमिक बेरोजगारी की चपेट में जो है आते हैं। इस प्रकार भी कहीं न कहीं से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा घटती है। इसके बाद बात करते हैं औद्योगिक विकास में पिछड़ापन किस प्रकार है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लंबे समय तक निवेश आकर्षित नहीं कर सका। अब तो स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन पहले बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। बिजली, सड़क और लॉजिस्टिक्स की कमजोर स्थिति ने औद्योगिक विकास में बाधा डाली। यानी जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए एक कंपनी लगने के लिए, एक विकास के लिए, वो उतनी अच्छी नहीं थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं इस स्थिति को सुधारने का प्रयास है, परंतु अभी तक अपेक्षित रोजगार सृजन नहीं हुआ है। औद्योगिक क्लस्टर और एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता होती है। यानी कुछ चीजें तो सही हुई हैं भाई, कुछ योजनाएं सरकार की ऐसी आई हैं जो रोजगार को बढ़ा रही हैं, लेकिन अभी उतनी अच्छी स्थिति इसमें नहीं बन पाई है। अब हम देखते हैं नीतिगत कमजोरियां कैसी हैं, प्रशासनिक कमजोरियां कैसी हैं। रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन प्रायः धीमा और कागजी साबित हुआ है। कई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना या प्रमुख मंत्री कौशल विकास योजना सीमित स्तर तक ही लाभ पहुंचा सकें। नौकरियों में पारदर्शिता की कमी रही है और भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब योजनाओं के विश्वास को कमजोर करता है। ये समस्या आप भी देखिए झेल रहे हैं, कहीं न कहीं से हर व्यक्ति ये झेल रहा है। नीति के स्तर पर दीर्घकालिक रणनीति का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यदि मान लेते हैं जैसे चुनाव होता है, तो चुनाव की अधिसूचना आती है, तारीख आती है, तारीख के तुरंत बाद क्या आ जाता है, तारीख आई उसके बाद पता चला कि वोटिंग कहाँ कब होगी, मतलब उनकी एक स्कीम आ गई, शेड्यूल आ गया। वोटिंग के बाद उनकी डेट फिक्स है कि रिजल्ट कब आएगा, और वो फटाक से मंत्री जी बन जाते हैं। आपके साथ क्या समस्या है? फॉर्म आपने 2019 में भरा था, फिर 22 में भरा था, परीक्षा आपने 23 में दिया था, वो कैंसिल हो गई थी, फिर आपने उसी परीक्षा को दोबारा 25 में दिया। अभी तक तो मामला ठीक चल रहा है, आगे अभी मेंस है, और मेंस के बाद देखते हैं ईश्वर कहाँ तक गाड़ी पहुंचाता है। यानी आप खुद नहीं विश्वास कर पा रहे हो, ये स्थिति है, आप अपने आयोग पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। फिर प्रवासन और रोजगार संकट। प्रवासन मतलब चले जाना। पूर्वांचल बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र से बड़े पैमाने पर श्रमिक दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पलायन करते हैं, यानी श्रमिक चले जाते हैं। प्रवासन से अस्थायी राहत तो मिलती है, परंतु स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों की वापसी ने राज्य की बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति उजागर की है। स्थानीय स्तर पर रोजगार की स्थायी व्यवस्था न होने से यह चक्र लगातार चलता रहता है। फिर महिलाओं में कैसे बेरोजगारी आती है? महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी उत्तर प्रदेश में 18 से 20% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। सामाजिक बंधन, सुरक्षा की कमी, असमान वेतन महिलाओं की भागीदारी को सीमित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार अवसर हस्तशिल्प, डेयरी और कुटीर उद्योग में विस्तार किया जा सकता है, ताकि यह असंतुलन दूर हो सके। यानी धीरे धीरे महिलाओं में बेरोजगारी के लिए भी योजनाएं तो चलाई गई हैं, लेकिन उतना बेहतर इसमें अभी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा महिलाओं की बेरोजगारी किस प्रकार इसको प्रभावित करती है। एक सूचना दे देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए, निबंध के साथ जैसे हम आपकी मेंस आंसर राइटिंग कराते हैं, तो यदि आपने अब तक नहीं देखा है ये क्लास, तो आप इसको भी देखिए और बराबर आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि प्री के साथ में मेंस तैयार होता चला जाएगा। शहरी बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन से मजदूरों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ अधिकांश रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जहाँ वेतन, सुरक्षा और सामाजिक लाभ नहीं मिलते। ऐसे लोग तकनीकी रूप से कार्यरत हैं, पर स्थायी रोजगार नहीं रखते हैं
इससे शहरी बेरोजगारी का छुपा हुआ विकसित रूप मिलता है। देखो, केवल गाँव में ही बेरोजगारी नहीं है, शहर में है। जैसे ये लोग जो शहर पहुँच जाते हैं ट्रेनों में बैठ के, तो भाई वहाँ पर ऐसा थोड़ा है कि बिल्कुल नौकरियाँ बिल्कुल बंधी हुई हैं। यही लोग तो यहाँ जाके फिर कम पैसे में काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार इनके साथ शोषण होता है। फिर तकनीकी परिवर्तन कैसे आता है? स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटलाइजेशन के युग में पारंपरिक नौकरियां घट रही हैं। विशेष रूप से बैंकिंग, निर्माण और सेवा क्षेत्र में मानव श्रम की जगह तकनीक ने ले ली है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कौशल की कमी के कारण युवा इस परिवर्तन का लाभ नहीं उठा रहे हैं। यानी आप में स्किल की फिर से कहीं ना कहीं कमी आती है, क्योंकि भाई एआई आ रहा है, एआई काम लेता जा रहा है, लोगों की जगह लेता जा रहा है। तो आपको एआई को सीखने वाला बनना पड़ेगा। आप परंपरागत तरीके से अब थोड़ा मुश्किल रहेगा काम पाना। फिर सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता, ये भी एक समस्या है, क्योंकि सरकारी नौकरी देखिए यूपी और बिहार में जो है प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। तो एक लंबे समय तक युवा इसमें तैयारी में लगे रहते हैं। कुछ युवा संघर्षशील सच में रहते हैं और कुछ केवल भीड़ में रहते हैं, और ये बुरा मत मानना मेरी बात का, ऐसे लोग होते हैं। तो जैसे जो लोग सच में संघर्षशील हैं, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ उनका हो गया, और जो दिल्ली आते हैं फिर दिल्ली के हो जाते हैं, तो उनके साथ समस्या आती है। राज्य में सरकारी नौकरी को ही स्थायित्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। परिणामस्वरूप लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्षों तक प्रयास करते हैं, जिससे निजी क्षेत्र की उपेक्षा होती है। निजी क्षेत्र की अवसरों की जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी भी इस मानसिकता को बढ़ाती है। इस असंतुलन ने रोजगार बाजार को संकुचित किया है। अब हम देखते हैं आर्थिक असमानता किस प्रकार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत समृद्ध है, क्योंकि ये देखो दिल्ली के पास है, यानी दिल्ली से लगा हुआ है। यहाँ उद्योग और व्यापार विकसित हुए हैं। वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड अभी भी विकास से पिछड़े हैं। यह क्षेत्रीय असमानता रोजगार सृजन से गहराई की खाई उत्पन्न करती है, और परिणाम स्वरूप युवा बेहतर अवसरों के लिए बाहर जाते हैं और स्थानीय विकास चक्र टूट जाता है। मान लेते हैं एक शिक्षित युवा है, वह अपने ही गांव में कुछ काम शुरू करे और 10-5 लोगों को रोजगार दे, तो वहां से धीरे धीरे वहां पर भी तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब हम सरकार के प्रयासों की बात करते हैं। राज्य सरकार ने बेरोजगारी घटाने हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे ओडीओपी योजना, मिशन रोजगार, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2024, कौशल विकास मिशन आदि। इन योजनाओं से कुछ हद तक रोजगार बढ़ा है, परंतु व्यापक प्रभाव के लिए क्रियान्वयन और निगरानी की आवश्यकता इसमें बनी हुई है। अब हम देखते हैं स्टार्टअप और उद्यमिता का विस्तार कैसे होता है। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता की नई लहर उभर रही है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर में स्टार्टअप हब विकसित किए जा रहे हैं। आईटी, कृषि प्रसंस्करण और ई कॉमर्स क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। देखो, अगर आप जैसे कोई युवा है, यदि वो इसके साथ चलेगा जो जैसा समाज चल रहा है, तो वो जरूर आगे बढ़ता जाएगा। राज्य को युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और डिजिटल सुविधा प्रदान कर इस प्रवृत्ति को और मजबूत करना चाहिए। अब हम देखते हैं ग्रामीण रोजगार और मनरेगा की क्या भूमिका रही है इसमें। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण बेरोजगारी घटाने में सहायक सिद्ध हुआ है। 2025 में इस योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 4 करोड़ मानव दिन सृजित हुए हैं, परंतु इसमें कार्य की निरंतरता और भुगतान की समस्या बनी हुई है। ये अभी दिक्कत है, प्रधान जी पैसा नहीं देते हैं। ग्रामीण विकास के साथ इस योजना को जोड़कर स्थायी आजीविका दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे शिक्षा और रोजगार के समन्वय की आवश्यकता, यानी क्या है? देखो, शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। राज्य में शिक्षा प्रणाली को उद्योगों की मांग से जोड़ना आवश्यक है। डुअल एजुकेशन सिस्टम के तहत स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक प्रशिक्षण जोड़ा जा सकता है। जर्मनी या जापान की तरह अप्रेंटिसशिप मॉडल अपनाने पर रोजगार कौशल में सुधार होगा। रोजगार नीति को शिक्षा नीति के साथ समन्वित करना समय की मांग है। अब हम देखते हैं क्या समाधान होने चाहिए, आप इन पर बात कर सकते हो। ग्रामीण शहरी रोजगार संतुलन, कौशल आधारित शिक्षा, उद्योग शिक्षा साझेदारी, महिला उद्यमिता को बढ़ावा, श्रम गहन उद्योगों में निवेश और पर्यटन और हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार वृद्धि। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि संरचनात्मक चुनौती है।
इसे दूर करने के लिए दीर्घकालिक नीति, तकनीकी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय समानता आवश्यक है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर कौशल और उद्यमिता का वातावरण तैयार करना होगा। जब तक प्रत्येक युवा को गरिमामय रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक राज्य का समग्र विकास नहीं हो पाएगा। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, पसंद आया है तो लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। निबंध की जो सीरीज है और उसको भी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।